नमस्कार मित्रों, पर पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, हमारी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली यूनिट चल रही है, इसके अंदर आज हमारा टॉपिक होगा द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र। यानी आपका कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है तो उसकी जो एक्सिस है उसके ऊपर कोई एक पॉइंट अपन लेंगे आज, और उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं ये जानने की कोशिश करते हैं। देखो, मैंने क्या लिया, सबसे पहले अपनी बात चली द्विध्रुव की। तो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने द्विध्रुव को बड़े डिटेल से आपको बता रखा है, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पर मैं सुंदर आई का बटन दे रहा हूँ, उसके ऊपर क्लिक करके आप पहले उस वीडियो को पूरी तरह से देखें, उसके बाद आप इस वीडियो पे आए ताकि इसका 100% जो रसास्वादन है वो आपको मिल सके। अब देखिए, डायरेक्ट मैं इलेक्ट्रिक डायपोल बना रहा हूं। यहाँ पे देखो, एक इलेक्ट्रिक डायपोल मैंने बनाया जिसके अंदर मान लो मेरे पास दो बिंदु है, एक बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है। डायपोल बनाने के लिए मुझे समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश रखने पड़ेंगे, तो मैंने क्या किया, दोनों के ऊपर क्यू आवेश रख दिए। अब विपरीत प्रकृति का मतलब कि एक अगर मैं प्लस क्यू ले रहा हूं तो दूसरा मेरे को माइनस क्यू चार्ज लेना पड़ेगा। ठीक है, अब दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो सीधी रेखा है इसको अपन बोलते हैं इसकी अक्ष। दिस इज द एक्सिस ऑफ दिस डायपोल। अब देखना, ये जो डायपोल बन गया, आप सभी को पता है जो डायपोल होता है उसके अंदर जो दोनों आवेश होते हैं उनके बीच की दूरी को हम या तो d से या 2a से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गई। ठीक है, अब हमें देखो करना क्या है, द्विध्रुव की अक्ष के ऊपर कोई बिंदु लेना है, उसके ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। अब ये बिंदु अपन कैसे लेंगे, अपन देखो, ये जो डायपोल का आपका मध्य बिंदु है O, इस मध्य बिंदु से मान लिया इसकी अक्ष के ऊपर, देखो इसकी अक्ष पूरी, इधर भी इसकी अक्ष है, ये पूरी क्या है, इसकी अक्ष है। इसके अक्ष के ऊपर कोई हमें बिंदु लेना है, तो मैं क्या कर रहा हूं, ये जो इसका मध्य बिंदु है, मूल बिंदु है, इस मूल बिंदु से r दूरी पर कोई एक बिंदु ले रहा हूं। मान लिया यहां पर ये बिंदु है P, ये इसके मूल बिंदु से मैंने r दूरी पर कोई बिंदु P ले लिया। अब इस बिंदु P के ऊपर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है उसको ज्ञात करेंगे। अब एक चीज नॉर्मल सी मैथमेटिक्स आप सभी जानते हो, मुझे बताएंगे भी। देखिए, ये यहां से a और b के बीच की डिस्टेंस है d बराबर 2a। अब 2a मैंने क्यों लिया था, इसका यूज देखो आज यहां पर हो जाएगा। कल मैं बता रहा था ना कि अपन ने इसको 2a क्यों लिया, आगे हमारे काम आएगा। आज देख लेना कैसे काम आएगा। ये पूरी 2a है, तो यहां से a से लेके o के बीच की डिस्टेंस ये a होगी, a और o से बीच की डिस्टेंस भी होगी आपकी a। अब देखना, अगर मैं इस चार्ज के कारण, यानी माइनस क्यू जो चार्ज जो कि पॉइंट ए के ऊपर सिचुएट कर रहा है, लोकेट कर रहा है, इस पॉइंट ए से पी के बीच की डिस्टेंस मुझे अगर देखनी हो तो मैं कैसे देखूंगा, सिंपल सा है बेटा। देखो, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है r, इस r के अंदर अगर मैं इतना a और जोड़ दूं तो क्या मेरे पास बिंदु a और p के बीच की डिस्टेंस नहीं आ जाएगी क्या? बहुत आसान है। तो मैंने क्या किया, इसको जोड़ दिया, r प्लस a किया, तो ये किसके बीच की दूरी आ गई, बिंदु a और p के बीच की। अब देखना, इस आवेश के कारण जो अपन इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र देखेंगे तो उसके लिए हमें दोनों के बीच की दूरी तो पता होनी चाहिए। तो अब बिंदु B और P के बीच की दूरी क्या होगी, देखना, यहां से लेके यहां तक तो पूरी कितनी है r। अगर इस r में से, यानी इस पूरी दूरी में से मैं अगर इतनी को घटा दूंगा तो मेरे पास इतनी दूरी बच जाएगी। यानी मैं यहां पर क्या करने जा रहा हूं, जब बिंदु B और P के बीच की डिस्टेंस में देखूंगा तो मैं टोटल r ही जो है ना, इतनी यहां से यहां तक, इसमें से a को घटा दूंगा। पहली बात तो ये, क्योंकि जो डायग्राम है वही अपन को सब कुछ यहाँ पर करवाएगा, डेरिवेशन के अंदर कुछ भी नहीं है। अपन सबने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला देखा था, E बराबर KQ बटा R स्क्वायर, बस उसी फॉर्मूले का अपन यहाँ पे यूज करेंगे। उसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बशर्ते आप ये डायग्राम समझ जाओ। अगर आपने दूरी वाला खेल समझ लिया तो बहुत आसान है, कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब देखो शुरू करते हैं। अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी बिंदु P के ऊपर। ठीक है, अब इस बिंदु P के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस द्विध्रुव के दोनों आवेशों के कारण होगी। अकेला तो लगाएगा नहीं, दोनों के दो है तो दोनों के दोनों लगाएंगे। अब देखना, इस आवेश के कारण इसके ऊपर कोई ना कोई विद्युत क्षेत्र होगा, और इस वाले आवेश के कारण भी इसके ऊपर कोई ना कोई विद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, अपन दोनों का अलग अलग विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, और चूंकि अपन को पता है कि जो कुल विद्युत क्षेत्र होगा वो इन दोनों आवेशों के कारण लगने वाले विद्युत क्षेत्रों का योग होगा। लास्ट में दोनों को जोड़ देंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा। ध्यान से समझना, देखो डेरिवेशन है, पूरा मन लगा के इसको सुनोगे, समझोगे, डेफिनेटली समझ में आएगा। मैं इस पहले प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P के ऊपर विद्युत क्षेत्र है उसको देखता हूं। ठीक है, तो आपको नोट्स में तो देखो स्टेप बाय स्टेप वहां पे लिखा हुआ मिल जाएगा, बोर्ड पे इतनी जगह नहीं होती, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में बताऊंगा, लेकिन समझाऊंगा आपको पूरा का पूरा। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। ठीक है, ये लाइन मैं वैसे तो आपके नोट्स के अंदर लिख के दे रहा हूं, यहाँ पे नहीं लिख रहा। देखो, प्लस क्यू के कारण अपन देख रहे हैं, तो ये क्या है, E प्लस क्यू चार्ज के कारण। इस बात को समझना, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू आवेश के कारण। इसको आप चाहे तो ऐसे नहीं लिखकर ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी जो इच्छा हो वैसे लिख सकते हो। बिंदु B के ऊपर कोई आवेश है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बिंदु B के ऊपर जो आवेश है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश रूप में ले लेते हैं, तो देखो फॉर्मूला होता है KQ बटा R स्क्वायर। अब देखना, ये R क्या यहाँ पर R ही रहेगा, नहीं, डिस्टेंस क्या होती है, जो दो बिंदु की अपन बात करें, जिन दो बिंदु की उनके बीच की दूरी होती है, लेकिन B और P के बीच की डिस्टेंस तो कितनी है, R माइनस A है। तो यहां पर मैं R स्क्वायर नहीं लिख के क्या लिखूंगा, R माइनस A का स्क्वायर।
और चूंकि हम लोग बात करें सदिश रूप में, तो सदिश रूप के लिए मैं देखो यहाँ पे क्या लगाऊंगा, पी कैप। अब ये पी कैप का मतलब देखो समझना, आप सभी को पता है विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो प्लस से माइनस की ओर होती है, सभी जानते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो देखना ये प्लस क्यू आवेश है, इसके कारण जब अपन इस बिंदु पे देखेंगे तो प्लस से हमेशा बाहर की ओर होती है, यानी जो विद्युत क्षेत्र की दिशा वो किस ओर होगी, इस ओर होगी। किसके कारण, जो बिंदु बी के ऊपर आवेश है उसके कारण। अर्थात ये जो पी वेक्टर है ये क्या बताएगा अपन को कि विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो है बी से पी की ओर। ये चीज समझ गएगा, क्योंकि सदिश रूप में अपन को देखना होता है तो सदिश रूप को समझना भी जरूरी होता है। और नहीं क्लियर होगा तो लास्ट में एक बार दोबारा रिपीट करूंगा तो उसमें अपन देख लेंगे। इसको मैंने दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब जैसे मैंने इस प्लस क्यू आवेश के कारण देखा, ठीक इसी प्रकार से ये जो माइनस क्यू आवेश है ये भी इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र आरोपित करेगा, उसको भी देख लेते हैं। तो माइनस क्यू आवेशों की ए बिंदु पर तो मैंने इसको लिख दिया ई ए वेक्टर। अब देखना ये क्या होगा, के क्यू बट्टा आर स्क्वायर होता है। अब आर यहाँ पर कितना होगा, दूरी कितनी होगी, ए से पी के बीच की दूरी है आर प्लस ए, ठीक है। अब चूंकि बट्टा में अपन आर स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे क्या करें, आर प्लस ए का स्क्वायर। साथ ही अब देखना यहाँ पर जो सदिश रूप में इसका लिखूंगा तो मैं इसको लिखूंगा माइनस पी कैप। अब ये माइनस क्यों आया, पहले तो माइनस नहीं आया था, अब इस बार ये माइनस कैसे आ गया इसको भी गौर से समझना। आप सभी को पता है विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो प्लस से माइनस की ओर होती है, प्लस से तो बाहर की ओर और माइनस की ओर। अब देखना जब इस बिंदु पर मैं बात कर रहा हूं तो इस आवेश के कारण मैं इस बिंदु पर जब बात कर रहा हूं तो माइनस का आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किस ओर होगी, इस खुद आवेश की ओर होगी। यानी इस बिंदु P के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा किस ओर है, इस साइड में ई ए के कारण। अब ये जो दिशा है ये पहले वाले विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, विपरीत हो गया। अब जब भी दिशा कभी विपरीत हो जाती है फिजिक्स में तो हम कुछ नहीं करते, बस जो निशान है वो माइनस का लगा देते हैं, उसके अलावा अपन कोई चेंज नहीं करना होता, ठीक है। तो ये माइनस का निशान क्यों आया इसका कारण आप लोग आई थिंक समझ गए होंगे। प्लस क्यू आवेश के कारण तो विद्युत क्षेत्र की दिशा उस साइड थी, लेकिन माइनस क्यू आवेश के कारण इस साइड इसकी दिशा है। दोनों दिशाएं एक दूसरे को विपरीत हो चुकी हैं, तो एक दिशा को विपरीत दिखाने के लिए मैंने क्या कर दिया, इसके आगे माइनस का सिंबल लगा दिया, बाकी कोई चेंज मैंने नहीं किया। ये आगे समीकरण नंबर 2। अब चूंकि इस आवेश के कारण इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र हमने देख लिया, इस आवेश के कारण इस बिंदु पर हमने विद्युत क्षेत्र को देख लिया। अब क्यों ना दोनों को मैं जोड़ दूं ताकि जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है बिंदु P के ऊपर वो अपन को मिल जाए। तो जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा उसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो परिणामी को मैं EP वेक्टर से लिख देता हूं, P बिंदु के ऊपर विद्युत क्षेत्र तीव्रता। ये क्या होगा, आपकी A बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता है प्लस B बिंदु पर आपकी विद्युत क्षेत्र जो तीव्रता है, दोनों का योग होगा। देखो दोनों को मैं जोड़ता हूं यहाँ पे, तो EP वेक्टर बराबर EA का मान कितना है, के क्यू बटा आर माइनस ए का होल स्क्वायर। फिर देखना EP का मान कितना है, ये मैं माइनस का निशान अगर आगे ले लूं तो ये माइनस का निशान इस प्लस को क्या बना देगा, माइनस, और के क्यू बटा आर प्लस ए है यहाँ पे, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। और देखना पी के इसमें भी, पी के इसमें भी, तो क्या दोनों के लिए मैं कॉमन बाहर लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये लो पी के मैंने बाहर लिख दिया। अब एक चीज आप और गौर कर रहे होंगे यहाँ पे, के क्यू तो दोनों के अंदर आ रहा है, कॉमन है, क्यों ना इसको बाहर निकाल ले। तो मैंने क्या किया, इस के क्यू को भी बाहर निकाल लिया। तो EP वेक्टर बराबर मेरे पास बचा, के क्यू तो देखो बाहर आ चुका, अंदर क्या बचेगा, 1 बटा आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 बटा आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और बाहर पी के पड़ा है। अब अंदर नॉर्मल सी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन क्या करनी है, देखो अपन को एलसीएम लेना है। मैथमेटिक्स के ये छोटे छोटे नियम हैं जिनको अपन को पालना करनी है। देखो आप एलसीएम लेओगे तो क्या आएगा, जब भी कभी एलसीएम नहीं आ रहा हो तो आप कुछ मत किया करो, जो दोनों ब्रैकेट है ना इनको आपस में गुणा करके लिख दिया करो। तो मैंने क्या किया, आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर कर दिया, और ब्रैकेट को कर दिया मैंने बंद, और बाहर था पी कैप। अब देखो जब अपन एलसीएम लेते हैं तो होता क्या है, इस आधार का इसके अंदर भाग देंगे तो ये तो कट गया, ये बचेगा, इसको अपन इससे गुणा कर देंगे। नॉर्मल से देखो मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन है जो कि आपको आनी चाहिए। माइनस का निशान था, मैंने माइनस का निशान लगा दिया। अब इस हर का भाग देंगे तो ये तो ब्रैकेट कट गया, ये वाला बच गया, तो इसको ऊपर वाले अंश अपन गुणा करते हैं, तो ये आ गया आर माइनस ए का होल स्क्वायर। यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। अब देखो आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखना EP वेक्टर बराबर के क्यू तो बाहर पड़ा है, अंदर देखना क्या होगा, जब मैं इसका होल स्क्वायर खोलूंगा तो होल स्क्वायर खोलने पे मेरे को क्या मिलेगा, आर स्क्वायर, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2ar, फिर माइनस का निशान है, ठीक है, मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ ताकि कोई दुविधा हमारे सामने नहीं है। इसका होल स्क्वायर अपन खोलेंगे तो ये क्या आ गया, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar, क्योंकि यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है वो खुल रहा है। बट्टा में जो है, देखो बट्टा में एक चीज़ आप लोग अगर गौर से देखो तो a माइनस बी, ए प्लस बी,
ये फॉर्मूला बन रहा है। देखो अगर ये पावर 2 है, पावर 2 तो दोनों ब्रैकेट के ऊपर कॉमन है, तो क्यों ना मैं इसको देखो कॉमन ले लूँ यहाँ पे, तो पावर 2 तो कॉमन आ गई। अब a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है, तो नीचे में सीधा लिख रहा हूँ आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। और साइड में यहाँ पे बाहर पी कैप भी पड़ा है जो कि दिशा को बता रहा है। अब देखना जब मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो ये माइनस का निशान इस आर स्क्वायर को माइनस का बना देगा, इस प्लस के ए स्क्वायर को ये माइनस का निशान माइनस का बना देगा, और जो माइनस का 2ar था इसको प्लस का बना देगा। तो एक तरह से ये आर स्क्वायर इससे कट जाएगा, ए स्क्वायर इससे कट जाएगा, खाली क्या बचेगा यहाँ पे 2ar और यहाँ पे भी प्लस का 2ar, दोनों जोड़कर कितने हो जाएंगे 4ar। देखो बोर्ड पे जगह नहीं इसलिए मैं इसको स्टेप को एक को स्किप करके डायरेक्टली इसको लिख रहा हूँ। तो अंदर क्या बचा यहाँ पे 4ar बट्टा यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और बाहर है पी के। अब देखना सिंपल सी यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट जो काम में लेंगे अपन, कल अपन ने पढ़ा था द्विध्रुव आघूर्ण, अब उसी को देखो यहाँ पर अपन काम में लेंगे। कल द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला अपन ने देखा था P बराबर 2aq, ये था अपना फॉर्मूला, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना ये जो आपका 4a है, इस 4a को मैं यूं लिख सकता हूँ क्या 2 इंटू 2a, क्योंकि 2 गुणा 2 फिर से 4 बन जाएगा। और देखो बाहर एक q आवेश भी है अपने पास, तो ये 2aq क्या बन जाएगा हमारे पास, p नहीं बन जाएगा, अर्थात ये बन गया 2p। इसके अलावा देखो क्या बच रहा है k, अभी तक इसको काम में नहीं लिया तो ये k लिख दिया मैंने, और r बच रहा है तो r लिख दिया। यानी ये चीज़ मैं यहाँ पर ऊपर रिप्लेस करने जा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ समझे हुए नोट्स के अंदर और अच्छे से मैंने इसको क्लियर कर रखा है। ep वेक्टर बराबर देखना 2aq तो बन गया हमारा p बन चुका, और ये 2 लिखा मैंने जो 2 बच गया, k लिखा, p लिखा, r लिखा, बट्टा नीचे देखो क्या है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसका क्या है होल स्क्वायर, और p कैप। अब देखना थोड़ा मैं बोर्ड को रफ कर ही देता हूँ, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इनको मिटा रहा हूँ और नोट्स के अंदर आपको अच्छी तरह से लिखे हुए हैं, तो कोई समस्या वहाँ पर आएगी नहीं आपको। अब देखना, और अगर कुछ भी नहीं समझ आए तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो, डायरेक्टली आपको बता दूंगा वहाँ पे। अब देखना यहाँ पे जो अपन ने आर और ए की बात करें, देखो अपन ने जब विद्युत द्विध्रुव की बात करी थी तो द्विध्रुव के बारे में मैंने आपको कहा था समान परिमाण लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेशों का ऐसा युग्म जो परस्पर अति अल्प दूरी पर स्थित हो। अति अल्प का मतलब क्या है कि जो 2a डिस्टेंस है ये बहुत ही छोटी है, ठीक है, और 2a का आधा कर दिया अपन ने तो a तो और ही छोटा हो गया। फिर दूसरी अगर बात करूं, बिंदु जो आपके P है वो R दूरी पर लिया है मैंने, ये R A की तुलना में बहुत बड़ी है, तो जब बड़ी संख्या का अपन वर्ग करेंगे तो ये तो और भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, और छोटी संख्या का जब अपन वर्ग करेंगे तो ये और भी ज़्यादा छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या कहता हूँ आर स्क्वायर जो बहुत बड़ा है किसकी तुलना में, ए स्क्वायर की तुलना में। अब जब बहुत बड़ी चीज़ में से अपन छोटी सी चीज़ घटाएंगे, पूरे समुद्र में से अगर मैं छोटा सा पानी का एक लोटा भर लूंगा तो समुद्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार अगर इस इतनी बड़ी संख्या में से मैं इतनी छोटी संख्या घटाऊंगा तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, अर्थात आर स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटाने पर लगभग वही आएगा जो आर स्क्वायर का मान है, यानी आर स्क्वायर माइनस अगर ए स्क्वायर करता हूँ तो ये लगभग क्या है आर स्क्वायर के बराबर ही आना है, क्योंकि ये तो बहुत ही ज़्यादा छोटा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर इस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह खाली और खाली आर स्क्वायर रिप्लेस कर सकता हूँ। तो देखो मैंने किया ईपी वेक्टर बराबर 2kpr बटा r की पावर कितनी, देखो 2 तो ये और 2 जो आगे लग रही है वो, और p कैप। अब देखना ईपी वेक्टर बराबर 2kpr बटा नीचे r की पावर होगी देखो कितनी 4, और यहाँ पे p कैप। अब इस एक पावर से 4 पावर में से एक पावर चली जाएगी तो कितनी बचेगी, ईपी वेक्टर बराबर हमारे पास जो फाइनल टर्म आ रही है वो कुछ इस प्रकार से, ईपी वेक्टर बराबर 2kp बटा r क्यूब p कैप। अब मैं इस p कैप को अगर सदिश रूप में लेना चाहूँ तो p कैप को हटा के सीधा p के ऊपर मैं वेक्टर लगा दूंगा, तो हमारे पास टर्म क्या बन गई, ईपी वेक्टर बराबर 2kp वेक्टर बटा r क्यूब। ये आ गई हमारी फाइनल टर्म जिसकी हमें तलाश थी। अर्थात अगर किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर किसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है जो कि इस द्विध्रुव की मूल बिंदु से r दूरी पर स्थित हो, तो वो जो मान है वो कितना होगा, ये होगा ईपी वेक्टर बराबर 2kp वेक्टर बट्टा r क्यूब। अब देखना ये हमारे पास फाइनल जो उत्तर है वो ये आएगा। आपको एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न पूछते हैं द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करो, तो आपको ये सेम का सेम जो डेरिवेशन है वो वहां पर करना है। नॉर्मल से इसके अंदर मैथमेटिक्स से ज़्यादा कोई माथापची वाली बात नहीं है। माथापची कब होगी, जब आप इसको इंटरेस्ट के साथ में नहीं समझोगे।
अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देखना। मैं एक बार फिर से देखो कोशिश करता हूँ उसको दोबारा से यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो शुरू में अपन ने क्या किया, एक विद्युत द्विध्रुव लिया, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव के अंदर क्या होता है, दो आवेश होते हैं जो कि परिमाण में समान लेकिन प्रकृति में विपरीत होते हैं। इनके बीच की दूरी होती है 2a। मैंने क्या किया, जो द्विध्रुव का मूल बिंदु O है, इससे r दूरी पर कोई बिंदु P लिया जिसके ऊपर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना होगा, ठीक है। अब इस बिंदु P के ऊपर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इस आवेश के कारण भी होगी और इस वाले आवेश के कारण भी होगी। तो मैं क्या करूंगा, दोनों आवेश के कारण अलग अलग निकाल लूंगा पहले तो, फिर दोनों को जोड़कर और जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो अपन फाइंड आउट कर लेंगे। तो मैंने पहले इस वाले आवेश के कारण ज्ञात की, तो क्या आई, KQ बटा R माइनस A का होल स्क्वायर P कैप, ये आई थी। फिर जब इसके कारण मैंने ज्ञात करी तो ये आई थी KQ बट्टा R प्लस A का होल स्क्वायर, ठीक है। ये नॉर्मल से फॉर्मूले थे। फिर मैंने जब देखो दोनों को जोड़ा तो जोड़ने के बाद यहाँ पर नॉर्मल सी कैलकुलेशन हुई, लघुत्तम वगैरह लिया, होल स्क्वायर यहाँ पे खोला था, फिर यहाँ पे ब्रैकेट खोल के प्लस माइनस किया तो लास्ट में 4AR बचा। अब यहाँ पर अपन ने देखो क्या किया, ये जो 4 था, इस 4 को मैंने तोड़ा 2 गुणा 2 के अंदर। A तो था ही अपना, A लिख दिया, और Q यहाँ पे आगे था तो चूंकि गुणा में था तो मैंने साथ में लिख दिया। कल वाली वीडियो के अंदर अपन ने विद्युत द्विध्रुव को जाना था तो वहां पर अपन ने बात करी थी द्विध्रुव आघूर्ण की। 2AQ तो क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण यानी P होता है, तो मैंने इस 2AQ की जगह क्या लिख दिया, P लिख दिया। अब और क्या क्या बच रहा था, हमारे पास K बच रहा था, R बच रहा था। मैंने जो बची हुई संख्या थी, इसको जो बचे हुए टर्म्स थे अपने वो सारे लिख दिए, यानी 2KPR आ गया। अब बट्टा में देखना R माइनस A का होल स्क्वायर बच रहा है, R स्क्वायर माइनस A का होल स्क्वायर, सॉरी। अब देखना एक चीज, R जो है ये R इसके मूल बिंदु से अपन बहुत ज्यादा दूरी पर लेते हैं, जबकि द्विध्रुव के जो दोनों आवेश हैं इनके मध्य जो दूरी होती है बहुत ही छोटी होती है, यानी A जो है बहुत ही छोटा है R की तुलना में। इसलिए अपन क्या कहते हैं कि अगर R स्क्वायर में से यानी बड़ी संख्या में से तो छोटी संख्या घटाएंगे तो कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, बड़ी संख्या के बराबर ही आपका उत्तर रहेगा। तो मैंने क्या किया, इस R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर की जगह पे रिप्लेस कर दिया इसको किससे, R स्क्वायर से। अब इसकी पावर भी 2 है और बाहर पावर 2 और है, तो घातांक का नियम आप सभी को पता है, पावर दोनों आपस में गुणा होंगी और पावर 4 हो जाएंगी। ऊपर एक R था, नीचे R की पावर 4 थी, तो एक पावर यहाँ पे कम होगी, तो यहाँ पे बच गया 2KP बट्टा R³ P कैप। और यहाँ पे लास्ट अपने पास जो फाइनल टर्म आई, अपन ने क्या किया, यहाँ पे ये P कैप था और ये नॉर्मल था, तो दोनों को जब अपने P कैप को हटाया तो उसके ऊपर अपने वेक्टर लगा दिया ताकि सदिश रूप में ये रह जाए। ये हमारा फाइनल टर्म था। अब देखना इससे क्या चीज़ स्पष्ट हो रही है कि जो आपके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है जो इसके डाइपोल की अक्ष के ऊपर, वो जो दूरी होती है इसके पावर 3 की, यानी इसके घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये चीज़ यहाँ पे हमारे पास निकल कर आई। जो E है, EP वेक्टर जो है वो व्युत्क्रमानुपाती किसके है, जो दूरी R है उसकी पावर 3 के व्युत्क्रमानुपाती है। यहाँ से ये चीज़ निकल कर आई है। और जो आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है इसके समानुपाती है, ये चीज़ भी यहाँ से निकल कर है हमारे पास। तो 2 रिजल्ट हमें मिले इस वीडियो के अंदर। तो फिलहाल मैं रखना चाहता हूँ यहीं तक ही। अगली जो वीडियो की उसके अंदर हम लोग डिटेल से बात करेंगे। अगर विद्युत द्विध्रुव की कोई निरक्ष है, देखो निरक्ष क्या होती है, ये तो अक्ष है, मिलाने वाले दोनों अक्षों को मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है उसको तो अपन बोलते हैं क्षैतिज रेखा, वो अक्ष। इसके ऊर्ध्वाधर जब अपन इसके मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा खींचते हैं तो उसको अपन बोलते हैं निरक्ष, ठीक है। तो कल वाले अपने जो वीडियो की उसके अंदर अपन निरक्ष के ऊपर कोई बिंदु लेंगे, इसको इससे मिलाएंगे और यहाँ पर घटकों में वियोजन होगा, जो कि समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो थोड़ा इससे बड़ा डेरिवेशन है। और बड़ा किस कारण से है, इससे आसान वो बड़ा क्यों है, यहाँ पर हमें उसको घटकों में वियोजित करना पड़ेगा। और घटकों में वियोजित करने के लिए हमें थोड़ी सी 11वीं क्लास की फिजिक्स आनी चाहिए। अगर आपको नहीं आती तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं कल एकदम बेसिक से आपको बताऊंगा कि घटकों में वियोजित करते कैसे हैं। तो उन सब के लिए तो अपन को वेट करना पड़ेगा कल का। उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। और एक कई जने ऐसे होते हैं भाई वीडियो को थोड़ा सा देख के स्किप करके छोड़ देते हैं, खाली नोट्स उतार लेते हैं। इससे कुछ नहीं होगा, जब तक आप कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करोगे ना तब तक आपके जो नोट्स है वो धरे के धरे रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये कामना करता हूँ कि आप वीडियो को पूरी देखेंगे। और अगर वीडियो पसंद आ रही तो देखो लाइक करने में शर्माया मत करो यार, है ना। बहुत ही कम 8 लाइक 9 लाइक ही क्या है। तो उम्मीद करता हूँ सारे बहुत ही जल्दी अपने जो अध्ययन है उसको गति देंगे और इसका सदुपयोग करेंगे। देता हूँ अलविदा आपकी मंगल कामना के साथ कि बढ़ोगे आप, तरक्की करोगे। कल मिलेंगे, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।